नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। प्रधानमंत्री मोदी पहले चरण के मतदान के बाद से हड़बड़ाए, घबराए, लड़खड़ाए, बहुत बुरी तरह डरे हुए नजर आ रहे हैं। कारण साफ है कि पहले चरण के मतदान के बाद ये साफ हो गया, बार बार ये खबरें आने लगी कि बीजेपी की हालत इस बार खराब है। वोट तो पड़े 102 सीटों पर ही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के 400 पार का नारा जो था, मोदी का नारा जो था, वो इस 102 सीटों के समीकरण से ही गड़बड़ा गया है। मोदी को अब ये समझ में आ रहा है कि इस बार उनकी दाल नहीं गलने वाली। उनका हिंदू मुसलमान का खेल भी अब शायद नहीं चल पाए, क्योंकि कल राजस्थान के बांसवाड़ा में मोदी ने जो भाषण दिया उसकी जितनी निंदा की जा सकती है वो तो हो ही रही है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि मोदी ने आखिर अपने भाषण में ऐसी कौन सी बातें कही और ऐसा क्यों कहा। मोदी अब शमशान कब्रिस्तान से उठते हुए और कपड़ों से पहचान करते हुए आगे तो बढ़ ही रहे थे भारतीय राजनीति में। उसके बाद उन्होंने मांस, मछली, मटन सबका जिक्र कर दिया, मुस्लिम लीग का जिक्र कर दिया, और कल मोदी ने अपने भाषण में मुस्लिमों की आबादी और सबसे बढ़कर मंगलसूत्र पर उन्होंने कमेंट किया। मंगलसूत्र को लेकर उन्होंने महिलाओं को डराने की कोशिश की कि आपका मंगलसूत्र छीनने की तैयारी हो रही है। जी हां, मोदी ने महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए इस बार एक नया खेल खेला है। मोदी का कहना है कि आपके मंगलसूत्र पर, मेरी माताओं और बहनों के मंगलसूत्र पर कांग्रेस की नजर है। वो कांग्रेस, मोदी के हिसाब से वो कांग्रेस जिसका ये मानना है कि इस देश की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, और अगर वो सत्ता में आए तो आपके ये मंगलसूत्र को छीनकर भी वो मुसलमानों में बांट देंगे। कुछ इस अंदाज में मोदी अब अपनी बातें रख रहे हैं। प्रधानमंत्री पद की गरिमा तो कहां गई ये तो भूल ही जाइए, लेकिन अब मोदी खुद अपने लिए वो कि इतिहास में किस तरह से अपना नाम दर्ज कराना चाह रहे हैं, अब ये एक बड़ा सवाल हो गया, क्योंकि उनकी नैतिकता की गिरावट, उसकी कोई सीमा ही नहीं दिख रही है। इसी राजस्थान में उन्होंने सोनिया गांधी के लिए कांग्रेस की विधवा जैसे शब्द कहे थे। एक बार उन्होंने सुनंदा पुष्कर का नाम नहीं लिया था, लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड उन्होंने कहा था। तो ये महिलाओं को लेकर बेइज्जती वाले शब्द तो वो बोलते ही रहे हैं, लेकिन अब वो महिलाओं को उनके उस मंगलसूत्र पर डराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हिंदुओं में कम से कम बहुत से महिलाएं जो है वो, मतलब हर हिंदू उसमें परिवार में मंगलसूत्र का, शादी में, मतलब जो महिलाएं सुहागिनें होती हैं वो मंगलसूत्र को बहुत अहमियत देती हैं। मंगलसूत्र उनकी सुहागन होने का बड़ा प्रमाण होता है, उनका उससे भावनात्मक रिश्ता होता है, उनकी जिंदगी बदलती है मंगलसूत्र से। कल उसी मंगलसूत्र पर मोदी ने टारगेट करने की कोशिश की, तो यहां सवाल यह उठता है कि मोदी ने आखिर ऐसा क्यों कहा। पहले ये सुन लेते हैं कि मोदी ने आखिर कल क्या क्या कहा, उसके बाद हम इस खरी खरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुन लेते हैं। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। सुन लिया आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जिनको हम और आप ही नहीं पूरी दुनिया सुन रही है। उनके भाषणों के अलग अलग भाषाओं में अनुवाद होते होंगे और तमाम जगहों पर पहुंचते होंगे, और फिर बाकी देशों के लोग जिनकी नजरें इस समय हिंदुस्तान पर हैं कि यहाँ चुनाव हो रहे हैं, लोकतांत्रिक चुनाव हो रहे हैं, यहाँ के चुनाव की मिसालें दी जाती हैं, वो लोग ये देख रहे होंगे कि हमारे ये इनके प्रधानमंत्री किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। तो खैर, प्रधानमंत्री के इस भाषण पर ये तो समझ में आ रहा है कि पहले दौर में पिछड़ते ही मोदी के बोल बिगड़ रहे हैं।
तो क्यों बिगड़ रहे हैं मोदी के बोल, आज इस पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। अमलेंदु जी नमस्कार, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। अमलेंदु जी, हम दिल्ली में रहते हैं तो हमारे साथ बहुत बार मतलब महिलाओं को या बहुत शहरों में ये होता है कि हमको ये बोला जाता है कि अपने सोने की चेन जो है वो संभाल के रखो, उसको पहनकर बाहर मत निकलो, नहीं तो बाइक सवार जो है वो छीन लेंगे। स्नैचिंग की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं और इसका एक बड़ा कारण बेरोजगारी है, महंगाई है और अपराध तो खैर है ही। लेकिन अब देश का प्रधानमंत्री महिलाओं को दूसरी तरह से डरा रहा है कि आपके मंगलसूत्र पर नजर है। अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया मोदी ने। यहाँ अपने भाषण में एक नहीं कई झूठ बोले, मुस्लिमों की आबादी को लेकर झूठ बोले। उन्होंने घुसपैठियों का संबंध सीधे सीधे मुस्लिमों से जोड़ दिया। यानी एक बार अमित शाह ने दीमक कहा था, अब इन्होंने ये बता दिया कि घुसपैठी जो है उनको आपकी संपत्ति बांट दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के जिस भाषण को आधा अधूरा तोड़कर उन्होंने यहाँ जो पेश किया, तो मोदी के आखिर ये बोल क्यों बिगड़ रहे हैं, आपसे ये जानना चाहूंगी। और जब आपका जवाब हो जाएगा उसके बाद हम ये भी दिखाएंगे कि मनमोहन सिंह ने अपने जो भाषण में उन्होंने सही में क्या कहा था, उनके जो शब्द थे वो क्या थे और मोदी ने उनको कैसे बिगाड़ा। लेकिन सबसे पहले अमलेंदु जी आप बताइए कि मोदी के इन बिगड़े बोलों की वजह क्या आपको नजर आ रही है। सर्वमित्रा जी, सबसे बड़ी बात जो मोदी जी के बोल बिगड़ रहे हैं वो पहले चरण के मतदान के बाद बिगड़ रहे हैं। और जो सूचनाएं जिस तरीके से आ रही हैं, जाहिर सी बात है कि हम लोगों के पास जो सूचनाएं हैं उसी तरीके की सूचनाएं प्रधानमंत्री के पास भी होंगी, बल्कि और गहरी सूचनाएं उनके पास होंगी, क्योंकि उनके पास संसाधन भी ज़्यादा हैं, एजेंसियाँ भी ज़्यादा हैं। वो एजेंसियाँ भी सारी खबरें बता रही होंगी पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है अच्छे तरीके से। तो प्रधानमंत्री के अब बोल जो है इसलिए ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, चूँकि कहाँ तो बातें की जा रही थी कि 400 के पार जा रहे हैं और अब बहुत विकसित भारत बनेगा 2047 में, लेकिन ना वो 400 के पार जा रहे हैं। 400 पार छोड़िए सर्वमित्रा जी, वो कुल मिलाकर के 100 के आसपास भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अब इसकी जो है सूचनाएं आने लग गई हैं। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब होना शुरू हुआ है, और खुद सर्वमित्रा जी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के इस तरीके के बयान हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अब ब्रांड नहीं रहे हैं और उनके नाम पे कोई लहर वहर नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। इंदौर की ही खबर एक देखी थी मैंने सोशल मीडिया पे, एक अखबार की कटिंग थी कि जेपी नड्डा वहाँ 2 हफ्ते पहले गए थे, क्लस्टर मीटिंग की थी 4 लोकसभा क्षेत्रों की, और उसमें उन्होंने कहा था कि कोई मोदी की लहर नहीं है, आपको ज़मीन पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जो एक बीजेपी की प्रत्याशी हैं अमरावती महाराष्ट्र से नवनीत कौर राणा, जो पहले इंडिपेंडेंट सांसद थी और अब वो बीजेपी की उम्मीदवार हैं, उनका भी बयान जो था ये था कि कोई मोदी की लहर नहीं है और ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। असल में ये चुनाव जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने पूरा अपने ऊपर लिया और भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें भी ये कहा गया कि ये मोदी की गारंटी, यानी पूरा चुनाव जो है वो इस पे आ गया कि मोदी जी ही सर्वे सर्वा है, मोदी जी कोई राजा है। जिस तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कुछ है ही नहीं, इसका संदेश बीजेपी में भी बहुत खराब गया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, वो खासतौर से जो सेकंड लाइन की लीडरशिप थी या थर्ड लाइन की लीडरशिप थी, उसमें ये संदेश गया कि मोदी जो है वो पूरी भारतीय जनता पार्टी को हाईजैक कर रहे हैं और पार्टी बचेगी नहीं। तो अंदर अंदर बीजेपी में भी जो बगावत शुरू हो गई है और मोदी के खिलाफ जाकर के ये चीज़ें सब शुरू हो गई हैं। आप देखिए कि जिस तरीके से गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों के आंदोलन हो रहे हैं और वहाँ से जिस तरीके के नारे लग रहे हैं, वो साफ तौर पे पहले चरण में उसका जो था एक तरीके से अक्स देखने को मिला है, राजस्थान में भी और उत्तर प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश में तो बाकायदा जो क्षत्रियों की पंचायत हुई उसमें नारा दिया गया कि मोदी योगी तुझसे बैर नहीं और मोदी तेरी खैर नहीं, ये नारा वहाँ लगा है जोर से। इसका मतलब कि योगी जी हम आपके तो साथ हैं मगर इस मोदी के साथ जो हम नहीं हैं। इसका मतलब पूरा चुनाव इस पे आ गया है कि मोदी जो है उसको किस तरीके से नीचे करना है। भारतीय जनता पार्टी से कोई बैर नहीं है, लेकिन मोदी को जो है वो नहीं आना। इसका मतलब समिता जी बीजेपी के अंदर ये सारी चीज़ें शुरू हो गई कि मोदी जो है भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा अहित कर रहे हैं, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कब्जा करना चाहते हैं, उसको कैप्चर करना चाहते हैं और जो अपने पूंजीपति मित्र हैं उनके लिए काम करना चाहते हैं। ये अक्स जो है इसका वो पहले चरण के मतदान में साफ देखने को मिला है। खबरें तो ये आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटें वो 8 की 8 पे एक तरीके से सफाया बीजेपी का हो गया है, इस तरीके की सूचना है। इस तरीके से राजस्थान में सूचनाएं आ रही हैं कि वहाँ जो 12 सीटों पर मतदान हुआ उनमें से 8 पर जो है स्पष्ट रूप से बीजेपी का सफाया हो चुका है। तो पहले चरण के मतदान के बाद ये समझा जा रहा था कि अगर इस तरीके की सूचनाएं आती हैं तो फिर मोदी जी के बोल वचन बिगड़ेंगे और मोदी जी की जो बोल वचन बिगड़ रहे हैं वो इसलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि पहले फेज का जो
सूचनाएं आ रही हैं उसमें ये साफ झलक रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पिछड़ रही है, और ये सारा भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ने का श्रेय जो जाएगा वो मोदी जी के ही नाम पे जाएगा, क्योंकि गारंटी सारी मोदी जी की है। भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने एक पार्टी के तौर पर कोई गारंटी नहीं दी है, कोई चुनाव प्रचार बीजेपी का नहीं है, जो भी चुनाव प्रचार है वो सब मोदी जी का है। तो मोदी जी का सब चुनाव प्रचार है तो मोदी जी के जिम्मे जाएगा, तो इसलिए मोदी जी के ये शब्द जो हैं वो और ज़्यादा समिता जी बिगड़ेंगे। अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अब आप देखते जाइए चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मोदी जी का ये एक तरीके से कहा जाए संतुलन जो है भाषा को लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा बिगड़ता जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा उनकी बोली जो ख़राब होती चली जाएगी, वो जो है मूल रूप में वो खुल करके सामने आने लगेंगे। कुल मिलाकर के ये समझा जा सकता है सर मित्रा जी। बिल्कुल, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने शायद मोदी को इतना ज्यादा आगे बढ़ाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि पहले 5 साल तो उनके नाम पर चल गए, उसके बाद पुलवामा के कारण दूसरी बार भी सत्ता मिल गई। और आपको याद हो अगर तो सत्यपाल मलिक ने एक बार ये भी कहा था कि ये सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर ये पुलवामा करा सकते हैं तो ये राम मंदिर पर हमला भी करवा सकते हैं। बहरहाल राम मंदिर पर तो खैर है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ या इस तरह की कोई खबर अभी नहीं आई है, लेकिन इस बीच मोदी के ये जो बोल बिगड़ चुके हैं वो ये बता रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री होने का एहसास भी अब शायद उनको नहीं है। उनके लिए कुल जमा यही दिख रहा है कि मुझे किसी भी तरह सत्ता में लौटना है, तीसरी बार सत्ता में लौटना है, ताकि मेरी मनमानी जारी रहे। और अमलेंदु जी, राहुल गांधी बार बार ये मोदी पर ये आरोप लगाते रहे हैं, और उन्होंने अपनी रैलियों में बार बार ये बात कही है कि मोदी ने पूरी संपत्ति 2 लोगों को बांट दी। तो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी उसका स्टैंड पूरा साफ है कि ये जो कुल 2-3 लोग जो मोदी के इर्द गिर्द जो उद्योगपति हैं, जिनके हाथों में रेलवे से लेके पोर्ट से लेके तमाम सारी चीजें, रेल, तेल, खेत, सब कुछ उन्हीं लोगों को मिल गया है, तो अब हम ऐसा नहीं होने देंगे और हम इन संसाधनों का समान रूप से वितरण करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का इस बार का घोषणा पत्र, न्याय को लेकर कांग्रेस ने हमेशा ये बात कही है। और जो मैंने ये कहा कि इस बार अपने भाषण में मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर जो झूठ बोला है, इसको झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ये तो झूठ ही है। क्योंकि मनमोहन सिंह ने जो कहा था उसका बिल्कुल अलग तरीके से उन्होंने उसको पेश किया। ये देखिए, मनमोहन सिंह ने 2006 में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर ये सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला दावा होना चाहिए, ये कहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में। अमलेंदु जी, यहाँ पर शब्दों का हेरफेर देखिए। एक तो मोदी ने अपने भाषण में अनुसूचित जाति और जनजाति का कहीं कोई जिक्र नहीं किया, उन्होंने केवल मुसलमानों की बात की। दूसरी बात, मनमोहन सिंह जी ने यह कहा था कि संसाधनों पर पहला दावा होना चाहिए, मतलब एक तरह से ये उनकी सिफारिश थी कि ये क्लेम है कि ये दावा होना चाहिए, अंग्रेजी में इसे क्लेम कहेंगे। लेकिन मोदी ने कहा अधिकार, यानी उन्होंने सीधे इसको राइट बता दिया कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। ये कुछ वैसा ही है जैसे जब पार्टीशन हुआ था तब गांधी जी की हत्या के लिए भी एक कारण यही बताया जाता था कि वो इतने रुपए पाकिस्तान को देना चाहते हैं और हिंदुस्तान का नुकसान करा रहे हैं। आज फिर वही नुकसान वाली थ्योरी लाकर मोदी डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मोदी देश को गुलामी के उसी दौर में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं अमलेंदु जी, जहां से भारत बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ा कांग्रेस की और नेहरू जी की नीतियों के कारण, प्रगतिशील सोच के कारण? आज क्या मोदी देश को फिर उसी उसमें ले जाने जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जनता अब मोदी की इस बात को सुनेगी? सविता जी, एक तो सबसे पहले आपकी आखिरी बात का जवाब दूंगा कि जनता मोदी की बात नहीं सुन रही है, इसलिए मोदी इतने ज़्यादा अब बिगड़ रहे हैं, उनके बोल जो बिगड़ रहे हैं वो बिगड़ रहे हैं। हालांकि मणिशंकर अय्यर जो है बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, IAS भी रहे हैं वो, और काफ़ी विद्वान हैं वो, उनको शायद आदमी की पहचान भी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने बहुत सी चीज़ें बहुत पहले पहचान ली थी और उसको लगता है कि बार बार जो है वो महापुरुष जो है वो उसको बार बार सत्य साबित करने पर डटे रहते हैं कि मणिशंकर अय्यर ने जो कहा था वो बिल्कुल सत्य कहा था। मणिशंकर अय्यर जो है वो गलत साबित नहीं हो सकते, इसको ये महापुरुष जो है वो लगातार सत्य साबित करने की लगातार कोशिशें करते रहते हैं। कुल मिलाकर के समिता जी ये है कि जिस तरीके के बातें नरेंद्र मोदी ने कही हैं, एक तो ये प्रधानमंत्री की भाषा किसी भी हाल में नहीं है, और हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जो भी कुछ बोल रहे हैं वो प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं बोल रहे हैं, भाजपा के प्रचार मंत्री के तौर पे बोल रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी का वक्तव्य है, ये भारत के प्रधानमंत्री का वक्तव्य नहीं है। लेकिन विदेशों में जो छवि बन रही है समिता जी इससे भारत की, वो छवि बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, और ये समझा जा रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री किस तरीके की भाषा इस्तेमाल करता है और अपने देश के नागरिकों के प्रति उसकी क्या सोच है। कुल मिलाकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो
कहा था, मित्रा जी उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को हमने बढ़ाने का काम किया है और अल्पसंख्यकों को, खासतौर पर मुसलमानों को इस तरीके से कहा जाए कि उनका भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कहा था उसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है, ये कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। नरेंद्र मोदी इस बात को तोड़ मरोड़ के ये कहना चाहते हैं कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों को आज़ादी से पहले जो उनकी स्थिति थी वहां ले जाने की आवश्यकता है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी का कहना साफ तौर पे यही है। और समिता जी, पूरे चुनाव में यही संदेश जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार आते हैं तो संविधान को बदल देंगे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जो अधिकार मिले हुए हैं, इस संविधान ने जो उनको अधिकार प्रदत्त किए हैं, वो अधिकार छीन लिए जाएंगे और उनको फिर उसी मटकार हांडी वाले युग में ले जाया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी की एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका लक्ष्य है। पूरे चुनाव में संदेश यही जा रहा है। और नरेंद्र मोदी अब इसी बात से विचलित है कि उनके लोगों ने जिस तरीके से संविधान को बदलने की बातें कही, वो संविधान को बदलने की बातें जनता के बीच पहुंच गई हैं। और ये बिल्कुल साफ तौर पर समझा जा रहा है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों को और बैकवर्ड को, ओबीसी को जो है वो आज़ादी से पहले की जो स्थिति उसमें भारतीय जनता पार्टी ले जाना चाहती है, नरेंद्र मोदी वहाँ ले जाना चाहते हैं। तो इसलिए चूंकि ये संदेश चला गया, और इस संदेश की जो एक तरीके से कहा जाए जो परिणति जो हुई है वो प्रथम चरण के चुनाव में देखने को मिली है। जिस तरीके से लोगों ने आगे बढ़ चढ़ कर कि देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस तरीके से मतदान किया है, वो साफ समझ में आ गया। इसलिए नरेंद्र मोदी जो है उनके बोल जो है एकदम से बिगड़ते जा रहे हैं और ज़्यादा बिगड़ेंगे, चूँकि अब इसका जो परिणाम होगा मित्रा जी, सारी चीजें अब सामने आएंगी। अब लोग और खोज खोज के कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ेंगे। एक तो पहले ही नरेंद्र मोदी ने जो था वो उस पर मुस्लिम लीग की छाप कह करके जो कहा उन्होंने पहली बार ही जा करके, लोगों ने खोज खोज के पढ़ना शुरू कर दिया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र है क्या। अब कांग्रेस के घोषणा पत्र में बताया जा रहा है कि 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी, किस तरीके से लोगों को रोजगार दिया जाएगा, किस तरीके से जो है वो शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, किस तरीके से एजुकेशन लोन दिया जाएगा, किस तरीके से जातिगत जनगणना कराई जाएगी ताकि समाज के हर वर्ग को जो है विकास का फायदा पहुंचे, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था। तो ये जिस तरीके की चीजें उसमें है, तो लोग खोज खोज के कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद। अब मोदी जी ने ये और जो कह दिया, इसके बाद अब लोग जो है मनमोहन सिंह का बयान खोज खोज के देख रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा क्या था, वो वीडियो वायरल हो रहा है मनमोहन सिंह ने जो कहा था। अब उसमें सारी बातें सामने निकल करके आ रही है। सुनाया जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है कि अब वो अपना घोषणा पत्र ले जाकर के मिलेंगे जाकर के नरेंद्र मोदी से, और वो हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी तीनों में अपना घोषणा पत्र ले जाएंगे और कहेंगे कि नरेंद्र मोदी इसका जब वाचन करो, इसमें कहाँ मुसलमानों की बात की गई है कि मुसलमानों का पहला अधिकार होगा। अब नरेंद्र मोदी को अगर पढ़ना आता होगा तो नरेंद्र मोदी पढ़ेंगे उसको। मुझे लगता है कि पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी मिलने का समय ही नहीं देंगे, क्योंकि अगर मिलने का समय दे दिया और आमने सामने बात हो गई तो नरेंद्र मोदी के सारे झूठ जो है वो सामने खुल करके आ जाएंगे। तो इस तरीके की बातें नरेंद्र मोदी को करनी ही नहीं चाहिए थी, जबकि मालूम है कि ये कैसा युग है और इस युग में वो बोल के उतर नहीं पाते हैं मंच से नीचे, उससे पहले उनके झूठ जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाते हैं और उसके फैक्ट चेक शुरू हो जाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये झूठ बोले। तो नरेंद्र मोदी को इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप चुनाव हार रहे हैं, आपको मालूम है कि आप चुनाव हार रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना ज़्यादा जो जाकर के आप इतना बुरे स्तर पे जाकर के आप उतर जाएं। ठीक है, आपका स्तर ये हो सकता है, लेकिन आप भारतीय जनता, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। भले ही आप इस समय केयर टेकर प्रधानमंत्री हैं, 4 जून को आप नहीं रहेंगे, ठीक है, आप 4 जून को नहीं रहेंगे, लेकिन 4 जून तक तो आप प्रधानमंत्री हैं ना। तो आप केयर टेकर हैं, तब भी आपको उस पद का थोड़ा सा ध्यान तो रखना चाहिए। लेकिन वो नरेंद्र मोदी उस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है, इसलिए नरेंद्र मोदी इस तरीके की बातें कर रहे हैं। शर्मित्रा जी, बिल्कुल, मोदी के पास विकल्प मौजूद है कि वो 4 जून को बड़े ससम्मान ढंग से विदा ले ले पीएमओ से, और उन्हें गुजरात जाना है, किसी गुफा में जाना है, समुद्र के तल में जाना है, जहां जाना है वो जा सकते हैं। लेकिन उनके पास ये विकल्प तो हमेशा मौजूद है कि वो 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद एक इज्जत के साथ वो विदा लें। लेकिन अब उनको शायद बड़े बेआबरू होकर तेरे पूछे से हम निकले, इस पर वो शायद ज्यादा यकीन रख रहे हैं, इसीलिए वो बार बार ऐसे झूठ बोल रहे हैं जो तुरंत पकड़ाई में आ रहे हैं। और ये दिख रहा है कि बीजेपी की हार हो रही है। बीजेपी का पहले दौर में बीजेपी पिछड़ती हुई दिख रही है, दूसरा दौर अब नजदीक है और उसमें भी कुछ हालत ऐसी दिख नहीं रही है, क्योंकि बीजेपी 10 साल हो गए हैं और मोदी अभी भी अपनी घोषणाओं पर या अपने कि मैंने ये आपसे वादा किया था, मैंने 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया था, देखिए 20 करोड़ नौकरियां मैंने दे दी हैं, चलिए इस पर आप मेरे को वोट दीजिए, या हमारी महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं, या देखिए मैंने रुपए की कीमत इतनी कम कर बढ़ा दी है डॉलर के मुकाबले, या मैंने पेट्रोल डीजल इतना सस्ता कर दिया है, आप इसी नाम पर मेरे को वोट दे दीजिए। कुछ भी तो मोदी बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं।
अरबों महिलाओं को डरा रहे हैं मंगलसूत्र के नाम पर। और उन्होंने ये भी बोला, जबकि हमने ये देखा है कि यही महिलाएं थी जिनका नोटबंदी में जो जमा धन था वो निकल गया था। किस तरह से निकला था? क्योंकि बहुत सी महिलाएं, गृहिणियों की आदत होती है कि वो अपने पति जो उनको खर्च देते हैं या बेटा जो खर्च देता होगा घर खर्च का, उसको वो किसी न किसी तरह थोड़ा बहुत बचा के रखती हैं, क्योंकि उससे वो कभी भी आड़े वक्त में उसका इस्तेमाल कर सकती है। ये भारतीय महिलाओं की बहुत सहज बुद्धि होती है। लेकिन मोदी के कारण महिलाओं को अपनी सारी छुपी हुई संपत्ति भी, अपने जो छुपी हुई रकम थी वो अपने पति, बेटे या खुद जाकर उनको बैंक में लाइन में खड़े होकर बदलनी पड़ी। और उसके बाद हमेशा ये एक डर हावी रहा कि अगर हम नोट अभी भी जमा करेंगे तो क्या पता फिर इसी तरह निकल जाए और फिर हमारी जो बचत है वो इस तरह खराब हो जाए। तो महिलाओं की संपत्ति पर डाका डालने का काम तो एक तरह से नोटबंदी के वक्त हुआ था, और आज मोदी उसी मंगलसूत्र के नाम पर महिलाओं को डरा रहे हैं। लेकिन मतलब 2016 से लेकर अब तक महिलाएं अपनी संपत्ति को लेकर, चाहे खरीदारी को लेकर बहुत चौकन्नी हो गई हैं और बहुत समझदारी से अब काम करने लगी हैं। उनमें जागरूकता भी आई है। और राहुल गांधी का तो ये मानना है, हमने जयपुर की लड़कियों के साथ उनकी बातचीत में सुना था कि जिस दिन महिलाओं को पैसे की समझ हो जाएगी उस दिन उनमें सही मायनों में वो आजाद हो जाएंगी। ये राहुल गांधी का मानना है। तो महिलाएं अब इस तरह से आजाद हो रही है। और राहुल गांधी और कांग्रेस के घोषणा पत्र ने बार बार नारी न्याय में ये कहा भी है कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपए हम देंगे, और किस तरह से देंगे इसकी भी व्यवस्था की गई है। लेकिन यहाँ मोदी जो डरा रहे हैं, तो अमलेंदु जी, क्या महिलाएं इस बार मोदी के झांसे में आएंगी? एक तो मित्रा जी, इस व्यक्ति को हिंदू धर्म की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, ये साफ समझ में आता है। जिस व्यक्ति ने खुद मंगलसूत्र का मान नहीं रखा, वो किस तरीके से महिलाओं के मंगलसूत्र पर टिप्पणी कर सकता है? ये सवाल है, मुझे लगता है कि तमाम महिलाओं को ये सवाल नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि तुम मंगलसूत्र पर प्रवचन देने वाले कौन होते हो मंगलसूत्र पे, क्योंकि तुमने किस मंगलसूत्र का मान रखा था, पहले ये बताओ जी। हालांकि व्यक्तिगत टिप्पणी हो जाएगी, करनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि आप इस हद तक चले गए हैं नरेंद्र मोदी जी, तो ये टिप्पणियां करना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि चूंकि आपने मंगलसूत्र का मान नहीं रखा, तो आपको मंगलसूत्र पे बात करने का कोई अधिकार किसी भी तरीके से नहीं है। और हिंदू धर्म में खासतौर से मंगलसूत्र की क्या अहमियत है, ये नरेंद्र मोदी नहीं समझ सकते इस बात को। क्योंकि अगर इनको हिंदू धर्म का जरा भी ज्ञान होता तो जशोदा बहन के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होता। तो कुल मिलाकर के आपको मंगलसूत्र पे तो बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप अपने चुनावी फायदे के लिए अगर मंगलसूत्र को लेकर के आप इसमें आ रहे हैं, इस युद्ध के मैदान में, चुनाव के युद्ध के मैदान में, इसका मतलब कि आप बहुत ज़्यादा एक तरह से कहा जाए निर्लज्जता की सीमा पे आप पहुंच चुके हैं कुल मिलाकर के। क्या मंगलसूत्र को बीच में लेकर के आने? चुनाव हारे और जीते जाते रहेंगे, तमाम लोग हारते और जीतते रहे। आपने भी 2 चुनाव जीते हैं, हो सकता है तीसरा चुनाव हार जाए, जो दिखाई पड़ रहा है जिस तरीके से, लेकिन लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। मंगलसूत्र की महिमा जो है वो बरकरार रहेगी। मंगलसूत्र की महिमा को कोई नरेंद्र मोदी इस तरीके से आकर के नहीं तोड़ सकता है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र पर प्रहार किया कुल मिलाकर के। तो समिता जी, ये मंगलसूत्र पर जिस तरीके से मोदी ने प्रहार किया, तो महिलाओं को इस पर सवाल करने की बहुत सख्त आवश्यकता है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र को इस चुनाव के बीच में लेकर के आ रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि मंगलसूत्र बिकवा देंगे? अरे ये काम तो आपने किया जी। आपने जिस तरीके से नोटबंदी लागू की और जिस तरीके से आपने भी शर्मिता जी इस पर प्रकाश डाला। देखिए, हमारे परिवारों में एक परंपरा रही है और सरकार भी इसको पहले होती है प्रमोट करती थी कि छोटी छोटी बचत जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी बचत बुरे समय में बड़ा काम आती है। और ये हम लोगों की परंपरा थी, परिपाटी थी कि महिलाएं जो थी वो छोटी छोटी बचत किया करती थी। और वो बचत जो थी वो लड़की का विवाह होना है, घर बनना है, कोई बीमारी हारी है, और उस समय पुरुष जो है ध्यान नहीं रख पाता कि किस तरीके से बचत करनी है, तो महिलाएं जो थी उस बचत को लेकर के गाढ़े समय में काम में वो बचत आया करती थी। वो सारी बचत आपने लेकर के आपने बैंकों में जमा करवा दी, और वो बैंकों का पैसा कहाँ चला गया किसी को नहीं मालूम है। जनधन खाते जो खुलवाए थे जिनमें 15 लाख आने थे, वो 15 लाख रुपए तो नहीं आए, लेकिन जो रिजर्व बैंक में पैसा जमा हो गया था, सारी देश का जमा पूंजी जमा हो गई थी, वो वहाँ से आपने निकाल दी। वो कहाँ खर्च हुई किसी को कोई पता नहीं है। उसका हिसाब एक तो नरेंद्र मोदी को देना है कि जो रिजर्व बैंक से आपने रिजर्व फंड निकाला था वो कहाँ खर्च हुआ, कहाँ चला गया, वो आपके मित्रों के पास चला गया क्या? क्योंकि आरोप यह है कि 10 लाख करोड़ से ज़्यादा आपने अपने मित्रों का धन माफ़ किया है। और ये 10 लाख करोड़ रुपया जो है शर्मिता जी, ये महिलाओं की जो बचत थी, वही बचत जो थी वो निकल करके आई थी जो बैंकों में जमा हो गई थी। तो ये तो काम जो है महिलाओं की बचत छीनने का काम वो नरेंद्र मोदी ने किया नोटबंदी लागू करके। आज अब नोटबंदी की कोई जो है वो बरसी और पुण्यतिथि और जन्मतिथि जो नहीं मनाते हैं, आप उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। भाई आपने तो बड़े ढोलबाजी के साथ नोटबंदी लागू की थी, तो नोटबंदी पे आप बात क्यों नहीं करते हैं? आपका अगर नोटबंदी इतनी अच्छी चीज़ थी तो आपको नोटबंदी पे बातचीत करनी चाहिए थी, इस चुनाव में करना चाहिए था।
19 में भी आपको नोटबंदी पे बात करनी चाहिए थी, लेकिन नोटबंदी पे आपने बातचीत नहीं की, क्योंकि नोटबंदी पे बात करते ही महिलाओं के जख्म जो हैं वो हरे हो जाते हैं कि किस तरीके से आपने उनके साथ अत्याचार किया, महिलाओं के साथ उनकी आपने सारी जमा संपत्ति थी वो बैंकों में जमा करवा दी और फिर लौट करके वो बैंकों से संपत्ति नहीं आई। आपने जो बात की सविता जी, उसके बाद लोगों के अंदर जो बचत करने की जो प्रवृत्ति थी उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, और ये बचत करने की प्रवृत्ति जो है ये इस देश की अर्थव्यवस्था को एक संबल प्रदान करती थी, और इसीलिए देश की अर्थव्यवस्था अब गड्ढे में जा रही है, क्योंकि बचत करने की प्रवृत्ति पे अंकुश लग रहा है। क्योंकि अगर लोगों के मन में ये रहता है कि हमने बचत कर भी ली, पता नहीं कब फिर नोटबंदी लागू हो जाए, पता नहीं ये मोदी क्या रात को 8 बजे आकर के घोषणा कर दें कि अब ऐसा होगा, तो ये बचत पे एक तरीके से जो है वो नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर के सर मित्रा जी, ये जिस तरीके मोदी जी जो बातें कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी, ये सारी बातें कुल मिलाकर के जो एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लगता है कि उसी तरफ ये बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चूँकि पहले चरण के मतदान के जो सूचनाएं आ रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी तरीके से खुशनुमा नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता पैदा करने वाली हैं। मैं तो अभी एक जो था वो रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो कम मतदान हुआ है जिन सीटों पे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा बेचैन है, और उसे लग रहा है अच्छे तरीके से कि ये भारतीय जनता पार्टी का ज़बरदस्त तरीके से नुकसान हो चुका है। और वो मतदान कम क्यों हुआ है, उन सीटों पे हुआ है खास तौर से जहां क्षत्रिय बहुल सीटें हैं, और क्षत्रियों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से किनारा किया, उसके खिलाफ मैदान में उतर कर गया है, उससे जो है, और क्षत्रिय था भारतीय जनता पार्टी का अभी तक कोर वोटर हुआ करता था। नरेंद्र मोदी ने अपने सिपहसालार जो उनके खास समझे जाते हैं, अमित शाह के बाद उनके सबसे ज़्यादा खास समझे जाते हैं पुरुषोत्तम रूपाला, उनके जरिए जिस तरीके से क्षत्रियों की महिलाओं के ऊपर अपशब्द कहलवाए हैं, अभद्र टिप्पणियाँ करवाई हैं, उससे क्षत्रियों के अंदर एक ज़बरदस्त तरीके की नाराजगी है। तो कुल मिलाकर के जो एक तो जो जाति समीकरण भारतीय जनता पार्टी के होते थे वो टूट रहे हैं, जिस तरीके से दलितों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के अंदर ये संदेश गया है कि ये मोदी अगर तीसरी बार आते हैं तो संविधान को बदल देंगे, और संविधान को बदलने का मतलब है कि सीधा सीधा जो अधिकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और ओबीसी को मिले हुए हैं वो अधिकार छीन लिए जाएंगे। ये संदेश साफ तौर पर जा रहा है। तो इसीलिए अब नरेंद्र मोदी की जो असलियत खुल चुकी है असली जनता के सामने, उससे जो परिणाम निकल कर आए हैं और जो साफ संकेत मिल रहे हैं कि आगे आने वाले भी जो चुनाव के जो चरण हैं उनमें भी इसी तरीके के परिणाम आने हैं। इससे नरेंद्र मोदी एक तरीके से कहा जाए कि वो बिलबिलाए हुए हैं और इस तरीके की भाषा पे उतर आए हैं। समिता जी, बिल्कुल, मोदी जो है तिलमिलाकर ही इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, और क्योंकि इसमें उनका डर तो दिख ही रहा है, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि अब लौटने की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन लौटते लौटते भी जैसे अंग्रेज थे, उन्होंने हिंदू मुसलमानों को बांट दिया था, भारत पाकिस्तान को 2 हिस्सों में कर दिया, उसी तरह की कोशिश अब मोदी की दिख रही है। 2014 से वो लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं, हिंदू मुसलमान हर चुनाव में यही करते आए हैं। और इस बार तो उन्होंने महिलाओं को के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश की, क्योंकि जैसा कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास कुछ नहीं सिवाय तुम्हारी बेड़ियों के खोने के। तो कार्ल मार्क्स ने ये समझा था कि पूरी दुनिया के मजदूरों का दर्द एक जैसा है, और मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ यही बात महिलाओं पर भी लागू होती है। पूरी दुनिया की महिलाओं का दर्द एक जैसा ही है, लेकिन यहाँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो ये कर रहे हैं कि वो महिलाओं में भी हिंदू और मुसलमान में बांट रहे हैं, और फिर हिंदू महिलाओं में भी मंगलसूत्र का जिक्र जब वो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सुहागिनों, विधवाओं और तलाकशुदा और जिनकी शादी नहीं हुई है उन सब में भी भेद कर रहे हैं, क्योंकि मंगलसूत्र केवल सुहागिनों के पास होता है हिंदू धर्म में, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर अमरिंदर जी उन्होंने महिलाओं के बीच वर्गीकरण की कोशिश की, और फिर कांग्रेस को अर्बन नक्सल कहा, क्योंकि ये शब्द भी ये 2014 के बाद की ही देन है, और उसके बाद जो कश्मीर फाइल्स जिन्होंने बनाई थी उन्हीं डायरेक्टर की ये देन है। अर्बन नक्सल में नाम इस समय रिकॉल नहीं कर पा रही। और उसके बाद ये जो लगातार मुस्लिम लीग की छाप बताते रहे कांग्रेस के घोषणा पत्र पर, और हिंदू मुसलमान, विवेक अग्निहोत्री जी, तो ये विवेक अग्निहोत्री का ही शब्द था अर्बन नक्सल जो उन्होंने कहा था। और उसके बाद मेरा ख्याल है उन्होंने शॉर्ट मूवी या पिक्चर जैसी भी कुछ बनाई थी, और उसी को फिर मोदी और बीजेपी जो है आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और अब कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर उनकी गलत बयानी तो लगातार हो रही है, झूठ लगातार बोल रहे हैं। लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा कि आप मुझे वक्त दीजिए तो हम बैठकर बताएं कि क्या है कांग्रेस के घोषणा पत्र में, वो वक्त कभी मिलेगा नहीं। लेकिन पवन खेड़ा ने भी एक बयान दिया है और उन्होंने चुनौती दी है, सुनते हैं इस बयान को। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं, और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है,
न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ, उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है। आपत्ति हो भी क्यों ना, ये हमारा न्याय पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है और उनके 10 साल के कृत्य दिखाता है। ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए और अब फिर से चुनाव में आए हैं हिंदू मुसलमान लेकर। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को, झूठ बोलने में भी शर्म आनी चाहिए और इस तरह से देश को बांटने में भी शर्म आनी चाहिए। और मैं फिर से चुनौती देता हूं, हमारा मैनिफेस्टो, प्रधानमंत्री जी आपको धन्यवाद, आपके ये झूठ की वजह से लोग हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं और आपके झूठ को भी वो उसी में ढूंढ रहे हैं कि कहां लिखा हुआ है हिंदू, कहां लिखा हुआ है मुसलमान। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए झूठ बोलने पर। अमलेंदु जी, एक सवाल तो ये है कि क्या कभी मोदी को शर्म आ सकती है? क्या शर्म शब्द से मोदी परिचित हैं? दूसरा सवाल, जो मंगलसूत्र की बात मैं कर रही थी, तो क्या मोदी को महिलाओं की तमाम समस्याओं में केवल एक मंगलसूत्र ही नजर आया, जबकि इस समय देश में महिलाओं के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं? कांग्रेस ने अपने नारी न्याय में उनका जिक्र भी किया है, महिलाओं की सुरक्षा, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था, समान रोजगार समान वेतन की व्यवस्था, उसके बाद उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर महिलाएं सशक्त हो जाएंगी तो फिर मंगलसूत्र 1 क्या 10 खरीद लेंगे। लेकिन इस समय मोदी उनको डरा रहे हैं कि आपका एक मंगलसूत्र जो है उस पर भी कांग्रेस की निगाहें, जबकि कांग्रेस का घोषणा पत्र ये बता रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या मोदी को शर्म आएगी अमलेंदु जी? और क्या महिलाओं के मुद्दे कभी वो समझ पाएंगे? एक तो शर्मिष्ठा जी, मोदी जी शर्म निरपेक्ष व्यक्ति हैं, तो शर्म आने का तो उनको कोई सवाल नहीं है। तो वो बहुत ही बड़े शर्म निरपेक्ष हैं, तो कोई सवाल नहीं कि उनको कोई शर्म आएगी किसी भी तरीके की। और हम लोग बचपन में थे तो कहानियाँ सुना करते थे। कहानी हमारे पिताजी सुना करते थे कि एक परिवार था, तो वो उनके यहाँ न्योता आया कि भाई परिवार में से एक व्यक्ति जो है वो दावत में चला जाए। तो पूरा परिवार जो था वो दावत खाने चला गया। तो उनकी एक लड़की थी, वो बीमार थी, तो वो नहीं जा पाई। तो जिन्होंने दावत दी थी उन्होंने पूछा कि लज्जा नहीं आई तुमको, सारा घर चला आया? तो उनका कि हम लज्जा बीमार है घर पे, उसका परोसा बांध के दे दो। तो मोदी जी इतने ही शर्म निरपेक्ष व्यक्ति हैं, तो उनको लज्जा नहीं आती, लज्जा का भी परोसा वो बंधवा के ले जाना चाहते हैं। तो कुल मिला के नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इस समय अपनी शर्म निरपेक्षता का अच्छी तरीके से उदाहरण पेश कर रहे हैं कुल मिला के, समिता जी। दूसरा समिता जी ये कि ये मोदी जी क्या समझेंगे कि महिलाओं का दर्द क्या है, महिलाओं की समस्याएँ क्या है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी इसी दिल्ली में आई थी और इसी दिल्ली में उसकी गले की चेन छिन गई थी। जी जी जी। प्रधानमंत्री के निवास से थोड़ी दूरी भी है। दिल्ली की सुरक्षा प्रधानमंत्री के हाथ में है। अमित शाह गृह मंत्री जो हैं उनके हाथ में दिल्ली की पुलिस है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। या प्रधानमंत्री की भतीजी की चेन जो है वो दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास से थोड़ी दूरी पर छिन जाए, तो आप समझ सकती हैं कि कितनी अच्छी जो है वो कर सकते हैं। कुल मिला के महिलाओं जेपी नड्डा की पत्नी की कार भी चोरी हुई दिल्ली से। जी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं सर मित्रा जी, वो ठीक तरीके से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनाव में पिछड़ रही है बुरी तरीके से। इंडिया गठबंधन जिस मजबूती के साथ मुद्दों को सामने रख रहा है और मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहा है और जनता उन मुद्दों को लगे हाथ ले रही है, वो मुद्दे जनता के बीच जा रहे हैं। और इंडिया गठबंधन ने जो मुद्दे रखे हैं सामने, वो मुद्दे जनता से एक तरीके से संपर्क करने के बाद, जनता की बात सुनने के बाद वो मुद्दे जो है वो लेकर के घोषणा पत्र में आए गए हैं। और उन्हीं मुद्दों पे कांग्रेस या इंडिया गठबंधन बात कर रहा है, मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा चुनाव में जाने के लिए नहीं है। उनका जो घोषणा पत्र आया, वो घोषणा पत्र भी किन्हीं मुद्दों पे बात करता ही नहीं है, सिर्फ हवाबाजी कर रही है कि 2036 में ओलंपिक चुनाव कराएंगे। अरे भाई 2036 में हम कहते हैं 2024 में ही करा दो ओलंपिक चुनाव, 36 में क्यों कराने जा रहे हो? या किसने रोका 2024 में ओलंपिक चुनाव कराने से, आपको ओलंपिक खेल कराने से? तो इसको आप बता रहे हैं कि 2036 में ओलंपिक में जो है खेल कराए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया उसमें चूंकि कुछ है नहीं करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बता नहीं पा रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में किया क्या है। आप जिन वादों को करके आए थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, यानी कि अब तक 20 करोड़ रोजगार दे दिए जाना चाहिए थे, जबकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बता रही हैं 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और हर साल जो है कई लाख रोजगार जो है वो छीन लिए जाते हैं, मतलब रोजगार खत्म कर दिए जाते हैं। सरकारी नौकरियां लगातार कम होती चली जा रही हैं। आपने जिस तरीके से बढ़ाई है उम्र बढ़ाया है रिटायरमेंट की, लगातार जिस तरीके से आप एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जाते हैं, उससे नई नौकरियां और कम होती चली जा रही हैं। इसके दुष्परिणाम देश की युवा को जो है भुगतना पड़ रहा है। और युवा पूछा है, जो 2014 में लड़का 18 वर्ष का था वो आज 28 वर्ष का हो गया, जो 28 का था वो 38 का हो गया, ओवर एज हो गया। तो वो कह रहा है कि भाई आप तो वायदा करके आए थे कि रोजगार देंगे और यहाँ तो ओवर एज हो गए, रोजगार मिला नहीं।
तो वो अब सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी से। इसी तरीके से महिलाओं से आपने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आपका 2014 में यही नारा था। महंगाई कहाँ पहुंची लोग देख रहे हैं, आटे के दाम क्या थे, गैस के दाम क्या थे, तेल के दाम क्या थे, वो लोग देख रहे हैं जिस तरीके से। तो ये सवाल जब जनता पूछ रही है, तो इन सवालों के जवाब देने के लिए चूंकि बीजेपी के पास और नरेंद्र मोदी के पास कुछ नहीं है, तो नरेंद्र मोदी अब इसी हिंदू मुसलमान पे शुद्ध तौर पे उतर आए हैं। ये साफ जाहिर करता है सविता जी कि नरेंद्र मोदी ये समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पिछड़ रही है और 143 सीटें भी पाने की स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है उनको। 400 सीटों पे हार होती एनडीए की दिखाई पड़ रही है नरेंद्र मोदी को। इसलिए अब उनके जो है ये बोल वचन बिगड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में और ज़्यादा बिगड़ेंगे और ज़्यादा खराब भाषा का नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करेंगे। ये तो अभी कुछ भी नहीं है सविता जी। बिल्कुल, अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई है और मोदी की ये हालत हो गई है। क्या वो उन्होंने महिलाओं में बंटवारा कर दिया और हिंदू महिलाओं, मुसलमान महिलाओं सब पर वो कर दिया है। इसके साथ ही मोदी ने मुसलमानों को लेकर कल के अपने भाषण में बहुत ही गलत तरीके से बातें की और झूठ भी कहा और उन्होंने जनता के सामने ये कहा कि वही जिनकी आबादी इस समय सबसे ज्यादा है या जिनके बच्चे ज्यादा है, ये बोला मोदी ने। जबकि 2014 का जो नेशनल एक सर्वे हुआ था जिसमें परिवार स्वास्थ्य कल्याण का, उसमें ये बताया गया कि प्रजनन दर जो है वो घट रही है, 2% तक 2.2% तक आ गई थी 2014 में। और इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों में प्रजनन दर घटी क्योंकि आबादी को लेकर चिंताएं लगातार जाहिर हो रही हैं और इसमें जागरूकता फैल रही है। तो हर तरह से इस समय जनसंख्या पर नियंत्रण धीरे धीरे लग रहा है। ये तो जन जागरूकता की बात है, लेकिन बीजेपी के लिए यह हमेशा से एक पॉलिटिकल मुद्दा रहा है। और झूठ बोलना कि मुसलमान 4 शादी करते हैं, कि मुसलमानों के ज्यादा बच्चे होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी मुसलमान हिंदुओं से बहुत ज्यादा कम है और इस बढ़ती आबादी में जितनी समस्याएं मुसलमानों के लिए हैं, उससे कहीं अधिक समस्याएं हिंदुओं के लिए हैं। क्योंकि हिंदुओं के पास मतलब उनके बच्चे ज्यादा हैं, उनके युवा ज्यादा हैं, उनके बेरोजगार युवा ज्यादा हैं, उनके बीमार बुजुर्ग ज्यादा हैं, उनकी महिलाएं जो है वो असुरक्षित ज्यादा है। ये एक तरह से अगर परसेंटेज निकाला जाए हिंदू और मुसलमानों का, तो यहाँ मोदी जो है उन मुद्दों पर तो बात ही नहीं कर रहे। अपने भाषणों में वो कहीं ये नहीं बता रहे कि हम पूरे तरह से देश के, जब सबका साथ सबका विकास सबका कल्याण इस तरह के वो दावे किया करते थे, तो एक भी तो अपने दावों पर वो पूरे नहीं उतर रहे, ना उनका वो जिक्र कर रहे हैं, बल्कि वो झूठ बोल रहे हैं। और अमलेंदु जी यहाँ उन्होंने जो जिस तरह से घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल किया था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पहले हम एक जीएफएक्स देख लेते हैं, जिसमें उन्होंने ग्राफिक्स देख लेते हैं, जिसमें जो हमारा जनप्रतिनिधि अधिनियम है 1951 का, उसमें क्या बोला जाता है। उसकी धारा 123 के अनुसार भ्रष्ट आचरण वह है जिसमें एक उम्मीदवार चुनाव जीतने की अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए कुछ इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, जिनके अंतर्गत रिश्वत, अनुचित प्रभाव, झूठी जानकारी और धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर भारतीय नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच घृणा, दुश्मनी की भावनाओं को बढ़ावा देना अथवा ऐसा प्रयास करना शामिल है। यानी जो कोई कैंडिडेट ये सारी चीजें करता है उसका आचरण भ्रष्ट है। ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 123 ये कहती है। और चुनाव आयोग इसके मुताबिक ही काम करता है। चुनाव आयोग की जो आचार संहिता है अमलेंदु जी, उसमें भी साफ साफ ये लिखा है कि आप कोई भी उम्मीदवार किसी भी धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगेगा। तो यहाँ पर ये दोनों बातों का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं मोदी। वो जान रहे हैं कि मैं ये गलत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं। क्या इसका एक बड़ा कारण ये है कि चुनाव आयोग अब बिल्कुल निष्क्रिय तरीके से बैठा हुआ है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मोदी को कुछ भी बोलने की छूट है और हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? अमलेंदु जी, एक तो समिता जी, चुनाव आयोग निष्क्रिय नहीं बैठा हुआ, चुनाव आयोग बहुत सक्रिय है। भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन की तरीके से पूरी तरीके से काम कर रहा है। आप नरेंद्र मोदी को कोई जो है नोटिस इशू नहीं करते हैं, जबकि यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के अनुसार भ्रष्ट आचरण है जो नरेंद्र मोदी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी का पूरा भाषण जो है भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है और इस पर उनको नोटिस इशू होना चाहिए। कपिल सिब्बल ने भी आज सुबह ये बात कही है कि चुनाव आयोग को इस पर नोटिस इशू करना चाहिए नरेंद्र मोदी को कि उन्होंने भ्रष्ट आचरण किया है। कुल मिला के समिता जी ये है कि देखिए, आप हिंदू का और मुसलमान का नाम इस्तेमाल करने पे नरेंद्र मोदी को नोटिस नहीं जाता है, लेकिन शिवसेना अगर अपना थीम सॉन्ग जारी करती है तो उसमें जय भवानी और हिंदू पे जो है चुनाव आयोग को तुरंत आपत्ति हो जाती है। तो चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तरीके से काम करना है, उसको काम कर रहा है।
हालांकि राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जब चुनाव की घोषणा कर रहे थे तो उस समय कह रहे थे कि कोई भी जो है धर्म और जाति के आधार पे जो है वो वोट नहीं मांगे, इस तरीके की उन्होंने बातें कही थी। लेकिन वो बातें कहने की अलग थी, लेकिन जो चुनाव आयोग जो कर रहा है वो तो सबके सामने किस तरीके से कर रहा है। आप जो है मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चित्र लेकर के हाथ में जो है अमित शाह वोट मांगते फिर रहे हैं, पोस्टर लहराए जा रहे हैं, ये सारी जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो ये तो शुद्ध तौर पे एक तरीके से धर्म के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं, तो इसमें होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो आबादी बढ़ाने की बात है, जिनकी आबादी ज्यादा है उनको दे दिया जाएगा, तो नरेंद्र मोदी मुसलमानों के लिए नहीं कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हीराबेन जो थी उनके 6 बच्चे थे, उनमें से एक नरेंद्र मोदी भी हैं, तो ये उनको सब दे दिया जाएगा। और नरेंद्र मोदी यही कर रहे हैं, देश की सारी संपत्ति अपने मित्रों को बांट रहे हैं लेकर के, यही आरोप विपक्ष लगाता। तो नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए नहीं कहा, नरेंद्र मोदी जो कहा है उसको लोग जिसको समझना वो समझ ले एक तरीके से, क्योंकि उनकी माता जी जो थी उनके 6 बच्चे थे, तो ये आप सब इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। हालांकि ये नरेंद्र मोदी के स्तर पर उतर कर के बात करने वाली बात हो जाएगी शर्मिष्ठा जी, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूं कि मुझे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस तरह की बात शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका जो है एक तरीके से कहा जाए कि वो विवेचना जो इससे ज़्यादा अच्छी कोई नहीं हो सकती है कुल मिलाकर के जो मैंने की। बहरहाल कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री की भाषा निश्चित तौर पर हो सकती है, लेकिन ये भारत के प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को इस पर फिर से विचार करना चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने गलत शब्दों का, गलत शब्दावली का, गलत भाषा का इस्तेमाल किया, और ये बात सही नहीं थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो शर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं, तो वो इसलिए इस तरह की वो कोई माफ़ी नहीं मांग सकते। लेकिन देश जो है वो देख रहा है शर्मिष्ठा जी, किस तरीके से नरेंद्र मोदी की भाषा बिगड़ती जा रही है, और जैसे जैसे चुनाव के और चरण नज़दीक आएंगे, ये भाषा नरेंद्र मोदी की और बिगड़ती जाएगी। बस ईश्वर जो है इस देश के ऊपर सीधी निगाह रखे, नरेंद्र मोदी की भाषा कितनी भी बिगड़े, लेकिन इस देश की जनता जो है वो समझदारी के साथ इस चुनाव में फैसला ले, क्योंकि संकट सबसे बड़ा इस देश के संविधान के ऊपर है, जो कि देश की जनता अच्छे तरीके से समझ रही है। और नरेंद्र मोदी का संकट भी शर्मिष्ठा जी यही है कि वो समझ रहे हैं कि देश की जनता जो है ये अच्छे तरीके से समझ रही है कि संकट अब देश के संविधान के ऊपर है। खतरे में हिंदू नहीं है, खतरे में इस देश का संविधान है शर्मिष्ठा जी। जी बिल्कुल, पब्लिक है, सब जानती है, वो समझती है कि 10 साल बीजेपी ने कुछ नहीं किया और लगातार संविधान को तोड़ मरोड़ कर या उसको किसी भी तरह से खत्म करने की कोशिश हुई। अभी भी बार बार बीजेपी के नेता ये कहे जा रहे हैं कि हम 400 पार सीटें इसीलिए लाना चाहते हैं क्योंकि हमें संविधान बदलना है। और मोदी, क्योंकि उनसे तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो माफी भी मांगेंगे अपने इस बयान की, अमलेंदु जी, क्योंकि हमने ये देखा है कि ना नोटबंदी के बाद उन्होंने माफी मांगी, ना लॉकडाउन इस तरह से लगाने के बाद माफी मांगी, ना वो कोरोना में तड़पते लोगों को देखकर ये बोल पाए कि मैं गलत था, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था, या मुझे आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए था। ना फिर उन्होंने किसान आंदोलन के समय माफी मांगी, बल्कि उस समय भी उन्होंने किसानों पे तंज कस दिया कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई। यानी वो किसी के दर्द को समझते ही नहीं है, महिलाओं के दर्द को भी नहीं समझते। और अब वो महिलाओं को मंगलसूत्र के नाम पर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वो मंगलसूत्र जिसके मां की समझ मोदी को नहीं है। मणिपुर का मां बोलने से मोदी बहुत घबरा रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि शायद मंगलसूत्र बोलूंगा तो मुझे चुनाव में फायदा हो जाएगा। लेकिन मोदी जी यहाँ भी शायद गलत साबित होंगे, और ये हमको अभी सेकंड दौर का जब चुनाव होगा 26 तारीख को, उसमें भी जाहिर हो ही जाएगा, क्योंकि पहले दौर के चुनाव में मोदी बीजेपी बुरी तरह पिछड़ रहे हैं। हम मोदी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पूरा चुनाव बीजेपी इस समय मोदी के नाम पर ही लड़ रही है। बीजेपी नेता भले माने न माने, लेकिन मोदी खुद को ये मान के चलते हैं कि ये चुनाव मेरे ही नाम पे हो रहा है, इसलिए बीजेपी के घोषणा पत्र में मोदी 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 की गारंटी यही लिखा हुआ है। लेकिन हैरानी देखिए कि मोदी बीजेपी के घोषणा पत्र की बात अपने भाषणों में नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात बार बार किए जा रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि मोदी को अभी एहसास हो चुका है कि पहले दौर के चुनाव में ही पैर उखड़ चुके हैं, जड़ें उखड़नी शुरू हो गई हैं। 10 सालों की जो कुर्सी पर वो जो बैठे हुए थे, अब उसका हिलना शुरू हो गया है। तो आज अमलेंदु जी, इस खरी खरी चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी जिन्होंने आज इस चर्चा को ध्यान से सुना। और अब मेरी अपील आप लोगों से यही है कि इस हिंदू मुसलमान के चक्कर में न पड़कर, मंगलसूत्र के भावनाओं में न बहकर, आप स्थिरता से सोचें और सोच समझकर सही लोग को वोट करें। धन्यवाद।